हेलो बच्चों, नोवाबा यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपका जो जैकबोर्ड है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से करते जाइए, ठीक है। और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का आपको पता होगा कि वेटेज बहुत ज़्यादा है ना। तो ऑब्जेक्टिव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, आज लेक्चर 1 है और कक्षा 10 के बच्चों के लिए है ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन चैप्टर जो है, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर आपको कराया जा रहा है बोर्ड आभा में, ठीक है। तो बच्चों, ये लेक्चर 1 है। इसी तरह से 2-3 लेक्चर और आएंगे, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, 4-5 लेक्चर भी जा सकते हैं। लंबा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। तो ये मैं सोचा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सबसे पहले मैं करवा दे रहा हूँ। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोग लेक्चर मिस करोगे तो आप लोग को बहुत ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी 4 लेक्चर होंगे तो हो सकता है 50-60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ पिछले 4 साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ कराए जाएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर 120 से 130 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा एक चैप्टर का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इस चैनल से जुड़े हुए रहते हो तो आप समझ सकते हो कि आप अपने एग्जाम में अगर जितना भी क्वेश्चंस रहेगा ऑब्जेक्टिव का, उसमें से अगर जैसे 40 क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव का रहा तो 40 में आप 35 बना के आओगे, प्लस 35 प्लस में बोल रहा हूँ। अगर अच्छे से किए होगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, एनसीईआरटी का बुक पूरा अच्छे से फॉलो किए होगे तो 40 में 40 भी ला सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बोर्ड आभा चैनल है हमारा और एक और दूसरा चैनल है, वो दोनों चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। नोवाबा NAVAABHA दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। BHA लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है, AABHA। इसको सर्च मारिएगा यूट्यूब में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों में कराया जाएगा, अभी इसमें साइंस का कराया जाएगा और बोर्ड आभा में, और नोवाबा में दूसरे चीज़ का कराया जाएगा, ठीक है। हिंदी को कुछ सिखाया जाएगा। तो दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, नोवाबा को भी कर लेना है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अभी कभी कर सकते हो तो कर लो, नोवाबा नाम से सर्च करो क्लास 10th के बच्चों और उसको सब्सक्राइब करो। चलिए, अब हम आपका आ जाते हैं आज का जो लेक्चर है। और बात मानिए, आज लेक्चर 1 में मैं ऐसा कर दूंगा कि आपको समझिए तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे करूँगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 2-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन करोगे तो उससे आधारित 3-4 प्रश्न आपको बन जाएंगे। तो चलिए बच्चों, समय पहला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही होगा बच्चों? सीधी रेखा में, ठीक है, सीधी रेखा में, क्योंकि आप लोग सभी को पता होगा कि आप लोग की किताब में कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक क्वेश्चन में टाइम जरूर लूँगा, 10-20 सेकेंड क्यों लूँगा, ताकि आपको याद रह जाए, फिर आप भूलिएगा नहीं, इसलिए मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ। तो आपने अपने किताब में पढ़ा था कि टेढ़ा पाइप रहता है, ठीक है, और इधर से प्रकाश का पुंज को डाला जाता है, प्रकाश के पुंज को, है ना, टॉर्च जला के, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि लाइट इस साइड से नहीं दिखती है, लेकिन जब वही पाइप सीधा रहता है, ऐसे करके पाइप रहता है सीधा, और इधर से जब टॉर्च का दिशा में मारा जाता है लाइट, ठीक है, टॉर्च से, तो ये इधर से निकल जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपको उदाहरण से भी याद रखना है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा बच्चों, देखिए कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो देखिए बच्चों, प्रकाश का वेग यहाँ पे न्यूनतम पूछ रहा है, अधिकतम नहीं। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा चाल किस में होती है। और मैं बता दे रहा हूँ बच्चों कि जो बच्चे कॉपी निकाल के नहीं बैठे हैं वो बेवकूफ़ हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे आसान यही एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव से ही नंबर उठता है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, तो कॉपी निकालो और नोट करते जाओ, जो भी डिटेल्स में बताते जाता हूँ उसको नोट करते जाइए। अभी देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने जो बताया उसको नोट कीजिए कि क्या मैंने बताया, वो याद रह जाएगा हमेशा के लिए। फिर एग्जाम में आपको सिर्फ कॉपी निकाल के पढ़ना रहेगा, इधर उधर यूट्यूब में खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो सिर्फ लास्ट में यूट्यूब ही देखते रह जाओगे और एग्जाम में नंबर नहीं लाओगे। पिछले साल वाले बच्चों जैसी गलती मत करना। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जिन बच्चों ने मेरे बात को फॉलो किया है वो बहुत नंबर लाए हैं, ठीक है। कॉपी निकालिए और नोट बनाते जाइएगा। हमारे नाम से चैनल का नाम भी लिख लीजिएगा ऊपर, तो अच्छा रहेगा। बोर्ड आभा चैनल का नाम लिख लीजिए और साइंस का नाम लिख के आप हमारा लेक्चर करते जाइए। तो क्या होगा बच्चों, सबसे अधिकतम चाल किस में होती है, ये लिख लीजिएगा। अधिकतम भी पूछ सकता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, ठीक है। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे।
आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। तो जब अधिकतम पूछेगा तब, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम पूछा है बच्चों, तो न्यूनतम आपको क्या होता है मैं बता देता हूँ। कोई भी वस्तु से जब प्रकाश पार होता है, जैसे कि जल है, पानी है, तो जब यहाँ पे प्रकाश की पुंज यहाँ पे जाती है तो यहाँ पे धीमा हो जाता है, उसका गति धीमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वायु सघन कम है, किससे? जल से। जल ज़्यादा सघन है। तो जब सघन चीज़ों में जब प्रवेश कर जाता है, सघन एक मतलब कि वायु से जब सघन जगह में जब प्रवेश करेगा प्रकाश, तो उसकी वेग में कमी आ जाती है, याद रखिएगा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा सघन कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा सघन है कांच। ठीक है, सबसे ज़्यादा सघन है। तो सबसे न्यूनतम किस में गति हो जाएगी? तो हो जाएगा कांच में, सबसे न्यूनतम। तो इसका आंसर क्या सही होगा? डी। चलिए इसका हम एक बार आपको दिखा देते हैं, पेज ही दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि किस लिए कम होता है, कितना कम होता है, ताकि आपको फिर दिक्कत नहीं रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे प्रकाश, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। इसकी चाल निर्वातों में अन्य माध्यमों की अपेक्षा सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा चाल अधिक होती है। विभिन्न माध्यमों में चाल, प्रकाश की चाल यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, निर्वात में कितना होता है ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है बच्चों, ये हमेशा पूछा जाता है हमेशा। तो निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला भी याद रखना है कि मीटर पर सेकेंड होता है। पूछता है कहीं दे देगा 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। मीटर पर सेकेंड इसका होना चाहिए। क्या उसका जो प्रतीक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा, पानी में देख सकते हैं इतना है, और कांच में देखिए उससे भी कम है। कांच में सबसे ज़्यादा कम क्यों होता है बच्चों? कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। ये भी पूछता है, लिख लीजिए, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। कौन सा कांच होना चाहिए? सोडा लाइम कांच। तो सोडा लाइम कांच का आप समझ सकते हैं कि 1.5 सीधा कांच भी लिखिएगा तो चलेगा, और 1.5 होता है। तब देखिए 1.5 का औसत से कम हुआ है। 2 को आप 1.5 से गुना कीजिए, 2 को 1.5 से गुना कीजिएगा तो कितना आता है? 3। तो देखिए यहाँ पे 3 ऊपर लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कांच कितना होता है? 2 × 10⁸। इसका 1.5 अपवर्तनांक होता है, और सबसे कम इसी में चाल है, देख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी चीज़ों का भी दिया हुआ है, ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कांच का याद रखिएगा, अपवर्तनांक पूछा जाता है 1.5, फिर से लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। और निर्वात में भी चाल आपको याद रखना है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, ऐसा मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब 3rd क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। क्या पूछ रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण होता है बच्चों? तो आप लोग जब वाहन चलाते हैं, जैसे कि कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल है, तो इधर किनारे में आप देखेंगे शीशा रहता है दोनों साइड। देखिए ये शीशा है दोनों साइड। ठीक है, तो वो शीशा जो रहता है वो कैसा रहता है? कौन सा दर्पण होता है? तो याद रखिएगा ये उत्तल दर्पण रहता है। कौन सा दर्पण रहता है बच्चों? उत्तल दर्पण रहता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? वस्तुओं का जो मतलब जो वस्तु दिखती है वो छोटी दिखती हैं, इसलिए उसको उत्तल दर्पण में लगाया जाता है शीशा के गाड़ी के किनारे, ताकि आपको पीछे के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कवर हो जाए। ठीक है, इसमें छोटी दिखती है, जो चीज़ें बड़ी होती है वो इसमें छोटी दिखती हैं, तो उत्तल दर्पण होगा इसका आंसर, याद रखिएगा। आगे देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो वो अवतल दर्पण होता है बच्चों। तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण का मैं चित्र बता देता हूँ। अवतल दर्पण ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, इधर से आपको रंगा हुआ रहेगा पीछे तरफ से, और उत्तल दर्पण में किधर से रंगा हुआ रहता है बच्चों? उत्तल दर्पण में इधर से रंगा हुआ रहेगा, मतलब ये रहेगा परावर्तक सतह। ठीक है, और देखिए मैं मोटर कार के हेडलाइट और मैं कैसा रहता है दर्पण में याद दिला देता हूँ आपको। आप देखेंगे कि मोटर कार गाड़ी के आगे ऐसे रहता है, एकदम हेडलाइट की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे बल्ब जलता हुआ रहता है, बल्ब यहाँ पे जलता रहता है। तो उससे क्या होता है कि प्रकाश जैसे जैसे निकलती है एकदम सीधे आगे की ओर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। सभी लाइट आपको आगे की ओर ही फोकस करती है, तो इसलिए वहाँ पर अवतल दर्पण होता है। 4th का सी होगा। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि अवतल दर्पण किस में यूज होता है? दाढ़ी बनाने में, याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण। तो दाढ़ी बनाने में जो दर्पण का यूज होता है वो कौन सा दर्पण रहता है बच्चों? अवतल दर्पण। लिख लीजिएगा, क्योंकि उसमें अवतल दर्पण में जो वस्तुएं होती है वो बड़ी साइज की दिखती हैं। तो जब आप दाढ़ी बनाते हैं तो आपकी दाढ़ी उसमें बड़ी दिखती है।
चलिए 4 नंबर भी मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, एक एक क्वेश्चन 2-2 3-3 क्वेश्चन बनाने के लायक मैं समझा दे रहा हूँ। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? तो समतल दर्पण द्वारा याद रखिए हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और जिसको आभासी भी बोलते हैं, इसको आभासी भी कभी कभी लिखा हुआ आएगा, तो आभासी भी लिख लीजिए। आभासी कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। आभासी और सीधा, ठीक है, तो आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं। तो आभासी काल्पनिक एक ही चीज़ हुआ, सीधा बनता है प्रतिबिंब, याद रखिएगा, सीधा और आभासी, याद रखिएगा, सीधा आभासी, तो काल्पनिक इसका आंसर सही हो जाएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं बच्चों कि कौन सा दर्पण में काल्पनिक बनता है, याद रखिएगा, आभासी जिसको बोलते हैं। तो काल्पनिक समतल दर्पण में बनता है, दर्पण की बात मैं कर रहा हूँ, और उत्तल दर्पण, लेंस के केस में आपको कमेंट करना है, लेंस के केस में आपको लिख लेना है खोज के, ठीक है। तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण मैंने बता दिया, इन दोनों में काल्पनिक बनेगा, मतलब कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है बच्चों? डायोप्टर, याद रखिएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डायोप्टर। अडाप्टर का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1/f, जहाँ पे f मीटर में है, ठीक है, याद रखिएगा, d = 1/f। इसका प्रतीक क्या होता है बच्चों? पर मीटर। आप लिख सकते हैं कि इसका प्रतीक क्या होता है, इस चीज़ का प्रतीक क्या होगा? पर मीटर, मतलब मीटर के ऊपर -1 पावर लगा देंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। चलिए 7th नंबर देखिए बच्चों, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या बोला जाता है? आपने देखा होगा कि प्रकाश की किरण को ऐसे से यहाँ पे दर्शाया जाता है, यहाँ पे आपका केंद्र रहता है, फोकस रहता है, जो भी रहता है, यहाँ पे जो प्रकाश की पुंज जो ऐसे आती है किरण, उस किरण को क्या बोलते हैं? जो आप लोग दिखाते हैं चित्र बनाते टाइम, उसको किरण आरेख बोलते हैं। तो 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। चलिए 8 नंबर देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2D क्षमता वाले पर लेंस का फोकसांतर कितना होगा? तो देखिए बच्चों, मैंने क्या फार्मूला बताया, d = 1/f। f क्या होना चाहिए? मीटर में। तो अगर याद रखिए हमको d दिया हुआ है 2, d कितना दिया हुआ है? 2, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए 2 = 1/f, ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए क्या हो गया? 1/f। अब f क्या है? मीटर में, यहाँ लिख लीजिए, मीटर में है, ये क्या चीज़ में है? मीटर में, तो है ना। तो अब देखिए कैसे बनेगा, तो 2 = क्या बताया मैंने? 1/f, तो f = कितना हो गया? 1/2, तो 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, ये मीटर में है ना, मैंने बताया f मीटर में, तो 1/2 मीटर कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर, इसका आंसर सही होगा बच्चों, 50 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, क्योंकि 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। उत्तल लेंस का फोकसांतर आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी क्षमता क्या होगी यहाँ पे पूछ रहा है। तो d = अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1/f होता है बच्चों। f क्या होता है? मीटर में, याद रखिएगा, ये मीटर में होता है, मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, तो d, इसको पहले हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो मीटर में कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर = हाफ मीटर हो जाएगा। इसको 100 से भागा दीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा, हाफ मीटर। अब देखिए d का फॉर्मूला में f की जगह हाफ लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/f की जगह में 1/2 बैठा देंगे, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, गणित आपने पढ़ा होगा, तो d = 2 आ गया। d = क्या आ गया बच्चों? 2। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया कि ए और बी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस साइन में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो मैं एक चीज़ अब बता दूँ बच्चों कि क्या होता है, जब भी आप किरण आरेख खींचते हैं, मतलब कि किसी भी प्लेन में, मतलब कि समतल सतह में, तो आपको जब भी, मतलब कि जब देखिए कोई भी, यहाँ पे मैं लेंस बना देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो लेंस होता है, तो इसका अगर आगे की दिशा में इसका, इस लेंस का, ठीक है, फोकस देखिए, उत्तल लेंस का फोकस देखिए आप, ठीक है, तो उत्तल लेंस का फोकस कहाँ बनेगा? देखिए तो ध्यान से, आगे की ओर कटेगा, देखिए आगे की ओर, है ना, तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब किरण आरेख की दिशा में अगर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो मतलब कि ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन अवतल दर्पण के केस में क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये इधर फोकस इसका आ जाएगा पीछे की तरफ। जब पीछे की तरफ फोकस इधर आ जाता है किरण आरेख की उल्टा दिशा में, तो नेगेटिव लेते हैं। या फिर आप डायरेक्ट याद रखिए, अगर इतना मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो इंटर वाले बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा, तो आप ये याद रखिएगा कि जब उत्तल दर्पण का जो फोकस है आगे बनता है तो पॉजिटिव लेते हैं, इधर पॉजिटिव दिशा होता है। आपको याद होगा जो आपने पढ़ा होगा रियल नंबर लाइन, रियल नंबर वास्तविक संख्या का जो लाइन पढ़े होंगे, तो इधर पढ़ा होगा पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव। तो जब इधर फोकस बनेगा तो इधर पॉजिटिव लेना है, इधर नेगेटिव लेना है। तो नेगेटिव कब होगा? जब अवतल दर्पण रहेगा, अवतल लेंस रहेगा, सॉरी, तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट याद रखिए कि उत्तल लेंस के केस में प्लस डी होता है, और अवतल दर्पण के केस में, अवतल लेंस के केस में क्या हो जाता है? नेगेटिव डी हो जाता है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस दिया हुआ है तो पॉजिटिव 2D हो जाएगा इसका आंसर। याद रखिएगा ये सारे कंसेप्ट में, अगर आप यहाँ पे अब अवतल रहेगा तो गलत करके आइएगा तो ये आपकी दोस्त है, हमारी दोस्त फिर नहीं रहेगी। मैं बता दे रहा हूँ, मैं हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दे रहा हूँ आपका। 10th क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की
किरणों के समूह को क्या कहते हैं बच्चों? तो किरण पुंज कहते हैं, याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें के समूह को। 10 का बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अभी मैंने आपको समझा दिया कि उत्तल लेंस के केस में डी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, याद भी करवा दिया। तो यहाँ पे धनात्मक इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चों, 11 का बी सॉरी। और 12 का क्वेश्चन नंबर में आ जाते हैं बच्चों। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अभी देखिए एक क्वेश्चन मैंने बस समझाया था, उससे 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चों? 12 का ए आंसर सही हो जाएगा, ऋणात्मक, नेगेटिव होती है। मैंने बता दिया इसका केस में डी क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब देखिए बच्चों, मैंने 12 क्वेश्चन आपको करवा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है। और मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बच्चा 5 दोस्तों को भेजेगा, तभी अगर हर वीडियोज़ में हमारे 100 से प्लस लाइक रहेंगे तभी फिर मैं नया वीडियो डालूंगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, हर वीडियो में 100 से ऊपर लाइक जब रहेगा तभी मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा, इसका नेक्स्ट पार्ट। अगर नहीं रहेगा तो मैं नहीं करूँगा। तो इसलिए आप लोगों का काम है कि लाइक दबा के करना है, चाहे जो हो जाए, और कम से कम हर बच्चे को 10 बच्चों को शेयर करना है, नहीं तो लाइक घटेगा तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। देखिए बच्चों, जब वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं तभी हमारा फ़ायदा होता है और हम आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो देखिए बच्चों, जितना ज़्यादा बच्चे लोग देखते हैं, जितना ज़्यादा बच्चे देखते हैं तो हमारा मन बहुत ज़्यादा लगता है और हमको भी लगता है कि जल्दी से जल्दी वीडियो बच्चों को दूँ। लेकिन जब बच्चे देखते नहीं हैं, जब वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे तो हमारा भी मन नहीं लगेगा कि बच्चे जब पढ़ने वाले है ही नहीं तो मैं क्यों डालूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर बच्चे को कम से कम 10 बच्चे को भेजना है और ग्रुप में शेयर कर देना है। जितना भी आपके पास ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को भी बोलिए। और जितनी भी लड़कियाँ हैं, खास करके लड़कियाँ पढ़ने वाली हैं, वो खास करके अपनी सहेलियों को ज़रूर भेजें और ग्रुप में शेयर करें। आप भी सपोर्ट करें। मैं सभी बच्चों के यहाँ पे मतलब हेल्प करूँगा। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप में आप हमारे से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। और मैं नाम भी लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं भी वहाँ से जुड़ पाते हैं तो टेलीग्राम जो ऐप है उसको ओपन कर लेना और नाम लिखना बोर्ड आभा, BOARD, बोर्ड आभा, एक ही लाइन में लिखिएगा बोर्ड आभा। और आगे लिख दीजिएगा जैक बोर्ड, JAC जैक, BOARD, और फिर BOARD बोर्ड। यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ बोर्ड आभा, लिख लीजिएगा BOARD बोर्ड आभा, AABH जो चैनल का नाम है। और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जैक बोर्ड, JAC BOARD, और ब्रैकेट बंद करके सर्च मारिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के रहना, वहीं पे मैं सभी चीज़ें डालते रहता हूँ अपडेट, तो छूटेंगी नहीं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और एक मेरा इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे भी जुड़ जाइए, नव आभा लिखा हुआ है, AABHA। तो ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर आप हमारी इस चीज़ में सहायता कीजिए। तो ये हमारा इंस्टाग्राम ID है, इंस्टाग्राम में इस नाम से लिख कर सर्च करो और फॉलो कर लेना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी किससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे लेक्चर वीडियोज़ आएंगी। इसके अलावा मैंने एक चैनल और बताया, नवा बात। ये सारे काम आपको आज कर लेने हैं और चैनल से जुड़ जाना है। 2000 आपका जो भी बोर्ड एग्ज़ाम है वो हम लोग आप लोग सभी साथ मिल कर फोड़ेंगे, आराम से फोड़ेंगे सभी के साथ मिल के। तो चैनल को दबा के लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।